आइए, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे प्रोफेसर जी.एस. घुरिये के ग्राम नगरीय समुदाय रूरबन कम्युनिटी पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राम्य नगरीय समुदाय, रूरबन या रूरल अर्बन कम्युनिटी, जिसको रूरबन कहा है जी.एस. घुरिये ने। भारतीय समाजशास्त्र के जनक प्रोफेसर जी.एस. घुरिये की रचनाओं से स्पष्ट होता है कि इन्होंने भारत के ग्रामीण नगरीय जीवन एवं उससे जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया है। घुरिये ने सन 1963 में प्रकाशित अपनी पुस्तक रूरबन कम्युनिटी में क्षेत्र कार्य के आधार पर ग्राम तथा नगर की संरचनात्मक विशेषताओं को स्पष्ट किया है। इसके साथ ही इन्होंने उन परिवर्तनों का भी विश्लेषण किया है जो स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण नगरीय जीवन में स्पष्ट होने लगा था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोफेसर जी.एस. घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं और यह जो है भारत के ग्रामीण और नगरीय, भारत के गांव और नगर के जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में गंभीरता से अध्ययन किया है। इनकी एक पुस्तक है जो 1963 में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक का नाम है रूरबन कम्युनिटी और इस पुस्तक के अंतर्गत आप देखें तो क्षेत्र कार्य के आधार पर इन्होंने ग्राम और नगर की संरचनात्मक विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही जो परिवर्तन हुए, स्वतंत्रता के बाद जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों का भी विश्लेषण जो है इनके द्वारा किया गया है। आइए आगे देखें तो प्रोफेसर घुरिये ने ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के विवेचना के लिए रूरल अर्बन शब्द का प्रयोग न करके रूरबन शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में रूरबन शब्द का हिंदी रूपांतरण ग्राम नगरीय के रूप में किया जा सकता है। अब जहाँ तक हम प्रोफेसर घुरिये के ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय की विवेचना की हम बात करें तो यहाँ दो शब्द यूज आते हैं, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। परंतु रूरल अर्बन का प्रयोग ना करके जो है इन्होंने रूरबन शब्द का प्रयोग किया है। और वास्तव में अगर हम देखें रूरबन शब्द का जो हिंदी रूपांतरण होता है वो ग्राम्य नगरी के रूप में किया जाता है। अब यहाँ देखें, ग्राम नगरीय शब्द का अर्थ एक ऐसी दशा अथवा संरचना से है जिसमें गांव तथा नगर दोनों की विशेषताओं का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। जब हम रूरबन शब्द की बात करते हैं तो इसका मतलब कि रूरबन शब्द या ग्राम नगरीय शब्द ये दर्शाता है कि यहाँ इसमें गांव और नगर दोनों की विशेषताएं जो है समाहित हैं या दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को हमें मिलता है। कुछ इसी प्रकार के विचार ग्रामीण नगरीय सातत्य के रूप में विड्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा लोक नगरीय सातत्य, सोरोकिन और जिमरमैन आदि ने भी व्यक्त किया है। अब जिस प्रकार के विचार घुरिये के हैं, ठीक उसी प्रकार का कुछ मिलता जुलता विचार जो है वो विड्थ ग्रामीण नगरीय सातत्य के रूप में विड्थ द्वारा व्यक्त किया गया है। उसी तरह रॉबर्ट रेडफील्ड का नाम आता है जिन्होंने लोक नगरीय सातत्य की अवधारणा दे रखी है, और सोरोकिन और जिमरमैन आदि ने भी इसी प्रकार के विचार जो है व्यक्त किए हैं। आइए देखें, स्वतंत्रता से पहले गांव एवं नगरों के पारस्परिक संबंध बढ़ाने का किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस दौर में नगरों को एक ऐसे केंद्र के रूप में विकसित किया गया जहां गांव से कच्चा माल एकत्रित कर इंग्लैंड भेजा जा सके तथा इंग्लैंड से प्राप्त तैयार माल को नगरों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाकर उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके। अब यहाँ स्वतंत्रता से पहले की बात घुरिये करते हैं कि वह स्वतंत्रता से पहले गांव और नगरों को या गांव और नगरों के पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने या गांव और नगर को जोड़ने का काम जो है वो नहीं किया गया। उस दौर में नगरों को एक केंद्र के रूप में रखा गया जहां ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले कच्चे माल को एकत्रित किया जा सके। इसका मतलब कि नगरों को कच्चा माल एकत्रित करने का एक केंद्र जो है स्थापित किया गया जहां से कच्चा माल जो है इंग्लैंड को भेज दिया जाता था और इंग्लैंड से तैयार माल जो है वो फिर नगरों में आता था और नगरों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता था और इसी के आधार पे
समाज में उपभोक्तावाद को जो है बढ़ावा दिया जा रहा था, जिसे निम्नलिखित आरेख द्वारा समझा जा सकता है। तो आइए हम उसे एक आरेख के द्वारा समझ लेते हैं एक सामान्य तरीके से। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ गांव है, गांव की हम बात करें, गांव से कच्चा माल जो है शहर की तरफ जा रहा है और शहर पे यहाँ केंद्रीकरण हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और यहाँ इकट्ठा करके फिर से कहाँ भेजा जा रहा है, तो कच्चा माल इंग्लैंड को भेजा जा रहा है। उसके बाद देखें तो इंग्लैंड से तैयार माल जो है वो नगरों में आ रहा है और नगरों में उपभोक्ता के स्तर को बढ़ाया जा रहा है या उपभोक्ताओं की संख्या या उपभोग की संख्या में जो है वो लगातार, या यूँ कह लें कि उपभोक्तावाद में लगातार वृद्धि करने की जिम्मेदारी जो है नगर को दी गई है। और यहाँ से नगरों से फिर तैयार माल जो है ग्रामीण क्षेत्रों की और अन्य क्षेत्रों की ओर जो है वो प्रसारित हो रहे हैं। तो सामान्य तौर पे आप देखें, गांव से जो कच्चा माल निर्मित हो रहा है वो शहरों में केंद्रीकृत हो रहा है और शहरों से फिर ये इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड से फिर तैयार माल जो है वो भारत के नगरों में आ रहा है और फिर नगरों से तैयार माल जो है नगरों में उपभोग हो रहा है, उसके बाद जो है शेष गाँव की तरफ जो है अग्रसर हो रहा है। आइए अब देखें अगला, जहाँ दूसरे विचारकों का मानना था कि औद्योगिकरण से नगरों का विकास हुआ तथा नगरों के विकास के फलस्वरूप ही गांव में नगरीकरण हुआ। अब यहाँ देखें दूसरे विचारक ये मानते हैं कि भाई औद्योगिकरण की वजह से नगरों का विकास हुआ है और नगरों के विकास होने की वजह से गाँव का विकास हुआ है, जबकि प्रोफेसर घुरिये का मानना है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। जबकि इसके उलट प्रोफेसर जी.एस. घुरिये मानते हैं कि भैया जो भारत में जो नगरीकरण हुआ है वो औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है या औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। घुरिये के अनुसार नगरीकरण की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है। अब ये कहते हैं कि भाई नगरीकरण की जो शुरुआत हुई है वो ग्रामीण क्षेत्रों से हुई है, ना कि औद्योगिकरण से नगरों का विकास और नगरों से गांव का विकास नहीं हुआ, बल्कि नगरीकरण की शुरुआत सीधे तौर पे जो है ग्रामीण क्षेत्रों से या गाँवों से हुई हैं। ये घुरिये का अपना मानना है। प्रोफेसर घुरिये विभिन्न परंपरागत ग्रंथों तथा अन्य लिखित प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि गांव में जब कृषि का विकास होता है तो आवश्यकता से अधिक अनाजों का उत्पादन होने लगता है या होता है, जिसकी बिक्री के लिए बड़े बाज़ारों या मंडियों की आवश्यकता होती है। अब प्रोफेसर घुरिये अपनी बात को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे गाँव से नगरों का विकास हुआ है। तो इसके लिए कहते हैं, ये जो है उदाहरण देते हैं या साक्ष्य व्यक्त करते हैं परंपरागत ग्रंथों का तथा अन्य लिखित प्रमाणों का, जिसके आधार पर ये बताते हैं गांव में जब उत्पादन का स्तर बढ़ता है तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण उसकी बिक्री के लिए बड़े बाजार और मंडियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे एक बड़ी मंडी या बाजार के रूप में विकसित होने लगते हैं। अब जब उत्पादन अधिक होता है तो उत्पादन को खपाने के लिए जो है मंडियों की आवश्यकता पड़ती है, तो गाँव में बड़ी बड़ी मंडियाँ स्थापित की जाती हैं, बाजार स्थापित किए जाते हैं और कालांतर में यहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण बढ़ने लगता है। चूँकि मंडी बाज़ार स्थापित होने लगता है, व्यापार व्यवसाय के लिए जनसंख्या क्या करती है, वहाँ एकत्रित होने लगती है। जनसंख्या का केंद्रीकरण जो है उस ग्रामीण क्षेत्र में जो होना शुरू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं अन्य कारकों का भी केंद्रीकरण यहाँ होने से एक विशेष ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होने लगता है। अब यहाँ पे आप देखें, जब कालांतर में यहाँ जनसंख्या आकर्षित होती है, जनसंख्या केंद्रित होने लगती है, जिसका परिणाम ये होता है कि अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक या अन्य कारकों का भी केंद्रीकरण वहाँ होना प्रारंभ हो जाता है। जिससे सामान्य तौर पे आप देखें कि बैंक, बीमा, अस्पताल, ये अन्य चीज़ें जो सुविधाएं व्यक्ति को चाहिए, उन सारी सुविधाओं का एक जगह केंद्रीकरण होने लगता है, जिससे वह ग्रामीण क्षेत्र धीरे धीरे जो है क्या होता है, नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित होने लगता है। तो आइए इसी बात को हम एक आरेख के द्वारा जो है समझ लें कैसे जो है विकास हुआ घुरिये के अनुसार। तो आप देखें कि गाँव हैं, गाँव में जो है कृषि का विकास होता है, जिससे होता क्या है, जब कृषि का विकास होगा तो क्या होगा, तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होगा, यूँ कह लें कि उपभोग से अधिक उत्पादन होने लगेगा। तो इस उत्पादन को कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं ले जाना है, तो उसके लिए बाज़ारों की व्यवस्था की जाती है, बड़े बड़े मंडी और बाज़ारों की व्यवस्था की जाती है। और जब ये बाज़ार मंडियाँ विकसित हो जाती हैं तो यहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण होने लगता है। तमाम तरह की सामाजिक, आर्थिक और अन्य संस्थाएं भी इसके साथ साथ यहाँ स्थापित होने लगती हैं, जिससे वही गांव धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित हो जाता है। ये नगर क्षेत्र लिखा हुआ है, या नगरीय क्षेत्र कर लीजिएगा या तो नगरों का विकास कर लीजिएगा। तो यहाँ गांव है, गांव में जो है कृषि का विकास हुआ,
कृषि का विकास होने से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ और आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण जो है उसे बेचने के लिए बाज़ारों और मंडियों का विकास हुआ। और जब बाज़ार और मंडियों का विकास हुआ तो वहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण हुआ, अन्य कारकों का भी वहाँ केंद्रीकरण हुआ, जिसके कारण से वह गांव नगरों के रूप में विकसित हो गए। ये जी.एस. घुरिये का मानना है। आगे आए, प्रोफेसर घुरिये ने इलाहाबाद, वाराणसी, जयपुर, मुरादाबाद, कांचीपुरम आदि शहरों के विकास का उदाहरण देते हुए लिखा है कि कालांतर में इन स्थानों पर कोई न कोई ऐसी विशेषता रही जिसने इन क्षेत्रों को शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया। अब घुरिये ने अपने तथ्य को स्पष्ट करने के लिए इलाहाबाद, वाराणसी, जयपुर, मुरादाबाद, कांचीपुरम आदि शहरों का उदाहरण पेश किया और इन्होंने कहा कि भाई कालांतर में यहाँ कोई न कोई ऐसी विशेषता थी, कोई न कोई ऐसी विशेषता यहाँ पे थी जिसके कारण से यहाँ जो है शहर का केंद्रीकरण या यह क्षेत्र जो है शहरों के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। जैसे किसी स्थान पे रेशमी कपड़ों का उत्पादन होता था, कहीं आभूषण बनाए जाते थे, कहीं नक्काशी के काम होते थे, कहीं धातुओं की वस्तुएं बनाई जाती थी, कहीं धार्मिक विश्वास थे। इन सभी कारकों की वजह से जनसंख्या का केंद्रीकरण हुआ और जनसंख्या का केंद्रीकरण होने से वहाँ आर्थिक, सामाजिक, अन्य कारकों का भी विकास हुआ, जिसके कारण से वो क्षेत्र जो है एक नगर या शहर के रूप में विकसित हो गए, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या का अधिक केंद्रीकरण बढ़ा और बड़े बड़े बाज़ारों का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप ये ग्रामीण क्षेत्र बड़े बड़े नगरों में परिवर्तित हो गए, जिसकी अभी हमने बात किया कि भाई जब ये कोई न कोई एक विशेषता रही इनकी और उन्हीं विशेषता के आधार पर जो है जनसंख्या का केंद्रीकरण हुआ और केंद्रीकरण होने की वजह से यहाँ बड़े बाज़ारों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे वो क्षेत्र जो है गांव से नगर के रूप में परिवर्तित हो गए। आइए अगला देखें, हम जो है अगला स्लाइड देखें तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय की विशेषताएं। तो यहाँ घुरिये का मानना है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। फिर भी कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से या नगरीय समुदाय को ग्रामीण समुदाय से अलग करती हैं। अब ये कहते हैं कि जो घुरिये का अपना मानना है कि भाई जो ग्रामीण समुदाय है और जो नगरीय समुदाय है परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। फिर भी ये कहते हैं कि उनमें उनकी विशेषताओं में भिन्नता है, या यूँ कहें कि ग्रामीण समुदाय नगरीय समुदाय से भिन्न है या नगरीय समुदाय जो है वो ग्रामीण समुदाय से कुछ अलग है, परंतु यह अंतर उस रूप में नहीं है कि दोनों को एकदम से अलग कर दें। अब ये कहते हैं कि लेकिन ये जो अंतर है ग्रामीण और नगरीय समाज में, वो इतना अंतर नहीं है कि दोनों समाजों को एकदम से अलग कर दे। इनके बीच अंतर तुलनात्मक मात्र है। ये कहते हैं गांव और नगर के बीच जो अंतर किया जा रहा है वो मात्र तुलनात्मक अंतर है और गांव और नगर को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता या दो ध्रुवों पर नहीं डाला जा सकता इनको। घुरिये ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय की क्रमशः निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब घुरिये ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख किया है, तो आइए बारी बारी से हम देख लें कौन सी विशेषताएं हैं। तो ए में हम देखें यहाँ पे ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं या लक्षण। तो घुरिये ने ग्रामीण समुदाय की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहले हम देखेंगे ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषताएं हैं, फिर हम देखेंगे नगरीय समुदाय की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पहला देखें तो यहाँ है ग्रामीण समुदाय की प्रकृति तुलनात्मक रूप से अपेक्षाकृत अधिक परंपरावादी होती है। घुरिये के अनुसार ग्रामीण समुदाय एक ऐसी जीवन विधि है जो परंपरागत व्यवहारों पर निर्भर होती है। अब ये जो ग्रामीण समाज की जो एक प्रमुख विशेषता होती है कि वहाँ जो है परंपरावादी प्रकृति पाई जाती है, लोग अधिक परंपरावादी होते हैं और इसीलिए घुरिये ये कहते हैं कि भाई ग्रामीण समुदाय की जो जीवन विधि है जो परंपरागत व्यवहारों पर निर्भर होती है, जो इनका जीवन विधि है या जीवन जीने का जो ढंग है वो पारंपरिक होता है। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है परंपरावादी होते हैं। दूसरा देखें इसका, घुरिये का मानना है कि जाति संस्तरण ग्रामीण समुदाय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। अब गांव में जातीय संस्तरण या जाति संस्तरण पाया जाता है, एक प्रमुख विशेषता गांव की है ये। ग्रामीण समाजों की जातियों में उच्चता और निम्नता का एक संस्तरण पाया जाता है, जिसके लिए लंबे समय तक जाति पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब जातीय आधार पर अगर देखें तो गांव में उच्चता और निम्नता का एक संस्तरण पाया जाता है। जैसे ब्राह्मण सबसे उच्च है, अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पर इसको हम समझ लें तो क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद जो है शूद्र है। तो इस प्रकार का जातियों में भी संस्तरण जो है वो पाया जाता है और जिसके लिए लंबे समय तक जाति पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण रही। और इस जातीय विशेषताओं को बनाए रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक जाति पंचायत होती है जो इन जातीय विशेषताओं को जो बनाए रखने का प्रयास करती है। आइए आगे देखें
ग्रामीण समुदाय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ग्रामीण लोगों के मध्य अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। अब जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम की भावना, सामूहिक हित को प्राथमिकता, प्रत्यक्ष संबंध और व्यक्तिगत संबंध आदि के कारण यहाँ औपचारिक संबंधों का अपेक्षाकृत अभाव पाया जाता है। अब यहाँ पे देखें, जो ग्रामीण समुदाय की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके बीच अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। अब यहाँ देखें कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनमें हम की भावना पाई जाती है, सामूहिक हित को वहाँ प्राथमिकता दी जाती है, प्रत्यक्ष संबंध या आमने सामने का संबंध या व्यक्तिगत संबंध पाया जाता है, जिस कारण से वहाँ या गांव के लोगों के बीच अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं और औपचारिक संबंधों का अपेक्षाकृत वहाँ अभाव दिखाई देता है। अगला देखें हम, घुरिये का मानना है कि ग्रामीण समुदाय की प्रकृति को अंतर्जातीय संबंधों के आधार पर समझना आवश्यक है। अब घुरिये का अपना ये मानना है कि भाई ग्रामीण समुदाय की प्रकृति को जो है अंतर्जातीय संबंधों के आधार पर भी समझना आवश्यक है। ग्रामीण समुदाय में अंतर्जातीय संबंधों का मुख्य आधार जजमानी व्यवस्था है, जो प्रत्येक जातियों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। अब ये कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण गांव में एक महत्वपूर्ण अंतर्जातीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण आधार जो है वो जजमानी व्यवस्था है, जो प्रत्येक जातियों को जो एक दूसरे से जोड़े रखने का काम करती है। अगली विशेषता हम देखें तो घुरिये ने ग्रामीण समुदाय की एक मुख्य विशेषता के रूप में संरचनात्मक एकता को स्वीकार किया है। प्रत्येक गांव में सामूहिक जीवन की एक दृढ़ इच्छा देखने को मिलती है। अब घुरिये जो एक और विशेषता बताते हैं ग्रामीण समुदाय की, वो है संरचनात्मक एकता की विशेषता है। और ये क्यों होती है, तो प्रत्येक गांव में सामूहिक जीवन की एक दृढ़ इच्छा देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों या ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों में जो है सामूहिकता की भावना जो है वो पाई जाती है। प्रोफेसर घुरिये के अनुसार गांव एक ऐसा समुदाय है जिसमें जातिगत भिन्नताओं के बाद भी उनके निवासियों में गांव के प्रति निहित निष्ठा का भाव उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। ये घुरिये का मानना है कि भाई गांव एक ऐसी समुदाय है, ये कहते हैं कि गांव एक ऐसा समुदाय है जिसमें जातिगत भिन्नता तो है, विभिन्न प्रकार की जातियां जो है वो एक साथ निवास करती हैं, कहीं गांव में निवास करती हैं, फिर भी गांव के प्रति उनके अंदर निष्ठा के भाव होते हैं और यही निष्ठा के भाव जो है इन्हें एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। छठवां देखें, प्रोफेसर घुरिये ने ग्रामीण समुदाय की आर्थिक संरचना को स्पष्ट करते हुए बताया है कि ग्रामीण समुदाय की आर्थिक संरचना नगरीय समुदाय से भिन्न होती है। अब जो ग्रामीण समुदाय की आर्थिक संरचना है वह जो है नगरीय समुदाय की आर्थिक संरचना से भिन्न होती है। ग्रामीण समुदाय के अधिकांश व्यक्ति कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसायों के द्वारा ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। जहाँ तक हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो अधिकतम लोग जो है क्या करते हैं, कृषि करते हैं या कृषि से संबंधित व्यवसाय करते हैं और इन्हीं के आधार पर इनका जीविकोपार्जन जो है वो चलता रहता है। या यूँ कह लें कि मूल रूप से ये प्राथमिक उद्योगों से जो है वो जुड़े होते हैं। ये घुरिये का अपना मानना है। बी आए देखें, अब वो हो गया ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हमने देख लिया। अब देखें नगरीय समाज या नगरीय समुदाय की विशेषताएं या लक्षण। तो प्रोफेसर घुरिये ने अपनी दो पुस्तकों एनाटॉमी ऑफ रूरबन कम्युनिटी तथा सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन में विशेष रूप से अनेक देशों के नगरों के विकास से संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत किया है। तो नगरीय समाज की विशेषताओं या लक्षणों को व्यक्त किया गया है घुरिये के द्वारा। इनकी दो पुस्तकें हैं, एनाटॉमी ऑफ रूरबन कम्युनिटी एंड सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन में। तो ये विभिन्न देशों के नगरों की विशेषताओं को जो है आंकड़ों के आधार पर इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो नगरीय संरचना या समाज से संबंधित है। और जो भी ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जो भी इनकी विशेषताएं प्रस्तुत की गई, वो नगरीय संरचना या समाज से संबंधित हैं। प्रोफेसर घुरिये के दृष्टिकोण से नगरीय समाज निम्नलिखित विशेषताएं प्रोफेसर घुरिये के दृष्टिकोण से नगरीय समाज की निम्नलिखित विशेषताएं ग्रामीण समुदाय से भिन्न होती हैं। अब यहाँ देखें, पहला क्या है, नगरीय समाज की प्रमुख विशेषता जनसंख्या की अधिकता है। नगरों में अवसरों और सुविधाओं की उपलब्धता के कारण जनसंख्या का केंद्रीकरण बढ़ता जाता है।
अब ये पहली विशेषता ये बताने का प्रयास कर रहे हैं नगरीय समाज की कि यहाँ जनसंख्या की अधिकता होती है। चूँकि यहाँ अवसर अधिक हैं, सुविधाएं अधिक हैं, इस वजह से यहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण लगातार बढ़ता चला जाता है। अगला देखें, नगरों में अवसरों एवं सुविधाओं की उपलब्धता के कारण विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, व्यवसाय, जीवन स्तर तथा मनोवृत्तियों के लोग एक साथ रहने लगते हैं। अतः जनसंख्या भिन्नता नगरों की एक प्रमुख विशेषता है। अब यहाँ देखें कि नगरों की एक प्रमुख विशेषता जनसंख्या भिन्नता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग व्यवसाय के लोग, अलग अलग जीवन स्तर के लोग, अलग अलग मनोवृत्तियों के लोग जो है एक साथ रहते हैं। इस वजह से शहरों में जनसंख्यात्मक भिन्नता आपको दिखाई या जनसंख्यात्मक विषमता आपको दिखाई देती है। अगला देखें, सामान्यतः ग्रामीण समुदाय की तुलना में नगरीय समाज को आर्थिक क्रियाओं के केंद्र के रूप में माना जाता है, जबकि प्रोफेसर घुरिये ने नगरीय समाज की तुलना में ग्रामीण समाज को आर्थिक क्रिया के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्वीकार किया है। अब यहाँ देखें, सामान्य तौर पे अगर हम बात करें तो ये मान लिया जाता है कि जो है नगरीय समाज जो होते हैं वो आर्थिक क्रियाओं के केंद्र होते हैं, लेकिन जी एस घुरिये इन विचारों के विपरीत हैं। वो कहते हैं कि जो है भाई नगरीय समाज जो है वो आर्थिक क्रियाओं का केंद्र नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज जो आर्थिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। चौथा देखें हम जो है नगरीय समाज में एकाकी परिवार की विशेष महत्व होता है। तो नगरीय समाज में एकाकी परिवार पाए जाते हैं, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, और ग्रामीण समुदाय की तुलना में नगरों में संयुक्त परिवार बहुत कम पाए जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण नगरों में बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद तथा परंपराओं के प्रति मोहभंग है। अब हम जब नगरों की बात हम करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों में संयुक्त परिवार की विशेषताएं बहुत कम देखने को मिलती हैं, जिसका प्रमुख कारण ये है कि वहाँ व्यक्तिवादिता है, परंपराओं के प्रति जो है लोगों का मोह भंग हो गया है। इस वजह से वहाँ संयुक्त परिवार बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला देखिए आप, नगरीय समाजों में आर्थिक संबंधों का निर्धारण एक विशेष प्रकार के वर्ग व्यवस्था के आधार पर होता है। अब यहाँ देखिए, नगरीय समाजों में जो आर्थिक संबंध होते हैं उन आर्थिक संबंधों का निर्धारण वर्ग व्यवस्था के आधार पर होता है। प्रोफेसर घुरिये के अनुसार नगरीय वर्ग व्यवस्था का निर्माण साधारणतया निम्नलिखित 3 वर्गों से होता है। तो नगरीय समाज में जो वर्ग हैं या जो वर्गीय व्यवस्था निर्मित होती है उनमें प्रमुख रूप से 3 वर्ग जो है बताए गए हैं प्रोफेसर घुरिये के द्वारा। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो वो है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा कुशल लोगों का वर्ग। तो ये है, या यूँ कुशल श्रमिकों का वर्ग कर लें आप जो है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा कुशल लोगों का वर्ग। तो ये हो गया आपका। फिर आए देखें आगे, अगली विशेषता ये बताते हैं, नगरीय समाज में तीव्र सामाजिक गतिशीलता एक प्रमुख विशेषता है। अब नगरीय समाज में तीव्र सामाजिक गतिशीलता या यूँ कहने की तीव्र सामाजिक परिवर्तन जो है वो दिखाई देता है, जो नगरीय समाज में समस्याओं का कारण भी बनता है। तो जो तीव्र परिवर्तन होता है वो नगरीय समाज में समस्याओं का कारण भी बन जाता है। घुरिये का विचार है कि सामाजिक गतिशीलता को केवल रचनात्मक विशेषता न मानकर नगरीय समाज की समस्याओं के रूप में भी देखना उचित है। अब ये कहते हैं कि जो तीव्र परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन केवल परिवर्तन हमेशा जो रचनात्मक ही नहीं होता, बल्कि वह नगरीय समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी जन्म देता है, और इसे उसी रूप में हमें देखना उचित है या उसी रूप में इसे देखना चाहिए। अगला देखें, नगरों में खुला सामाजिक स्थिरीकरण पाया जाता है। अब नगरों में जो सामाजिक स्थिरीकरण है वो खुला सामाजिक स्थिरीकरण है, जिसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। खुला स्थिरीकरण का तात्पर्य है कि उसमें चूँकि वर्ग व्यवस्था पर आधारित होता है और वर्ग व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि नगरों में व्यक्ति की परिस्थिति और सम्मान का निर्धारण उसकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक अधिकारों या व्यवसाय के प्रकृति के आधार पर होता है। अब जो नगरों में जो व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित होती है, जो उसका सम्मान निर्धारित होता है, वो उसकी खुद की शिक्षा, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक अधिकारों और व्यवसाय के प्रकृति के आधार पर किया जाता है। प्रोफेसर घुरिये ने लोचपूर्ण स्तरीकरण को नगरीय समाज की प्रमुख विशेषता माना है। अब जब हम प्रोफेसर घुरिये की बात करें तो इन्होंने लोचपूर्ण स्तरीकरण, जिसको हम कहते हैं खुला स्तरीकरण या खुला सामाजिक स्तरीकरण, को नगरीय समाज की एक प्रमुख विशेषता इन्होंने स्वीकार किया है। आगे आएँ तो देखें, ग्रामीण नगरीय निरंतरता, जिसको हम रूरल अर्बन कंटिन्यूटी कहते हैं। तो आज देखिए ये क्या है, प्रोफेसर घुरिये का मानना है कि उपर्युक्त ग्रामीण और नगरीय विशेषताओं को केवल एक
प्रतिमान के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर ग्रामीण तथा नगरीय समाज को एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। अब ये घुरिये कहते हैं कि जो भी विशेषताएं उपरोक्त बताई गई हैं, उन विशेषताओं को केवल एक प्रतिमान के रूप में स्वीकार करें, एक प्रतिमान के रूप में हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, और लेकिन इसके आधार पर हम ग्रामीण और नगरीय समाज को पूर्णतः पृथक या अलग नहीं कर सकते जो है। आगे आए देखें, भारत में स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण नगरीय निरंतरता या सातत्यता में तीव्र वृद्धि हुई है। नगरीय समाज में होने वाले आर्थिक प्रतिस्पर्धा अब गांव में लाभ की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण बढ़ती जा रही है। अब ये कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है ग्रामीण नगरीय निरंतरता या सातत्यता में तीव्र वृद्धि हुई है। नगरीय समाज में होने वाली जो प्रतिस्पर्धा थी, अब वो गांव में भी होने लगी है, क्योंकि गांव में भी अब लाभ की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ने लगी है, जिससे कि अब वहाँ भी आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है वो दिखाई देने लगी है। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में नगरों की तरह गांव में भी राजनीतिक गुटबंदी का प्रभाव बढ़ने लगा है। अब जिस प्रकार नगरों में पहले राजनीतिक गुटबंदी होती थी, अब उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजनीतिक गुटबंदी जो है वो दिखाई देने लगी है। लोकतांत्रिक संरचना में विभिन्न राजनीतिक दल अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक महत्व दे रहे हैं। अब जो ये लोकतांत्रिक संरचना है, उसमें जो राजनीतिक दल हैं, अब वो ग्रामीण क्षेत्रों को जो है अधिक महत्व, नगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक महत्व दे रहे हैं, और उसके आधार पर जो है सत्ता हथियाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। अब आए देखिए, अब गांव में भी विभिन्न धर्मों, जातियों और आर्थिक स्थिति के लोग साथ साथ रह रहे हैं। इसका मतलब है कि अब गांव में भी जो है जनसंख्यात्मक विषमता जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि गांव में भी विभिन्न प्रकार के धर्मों, जातियों और आर्थिक स्थितियों के लोग एक साथ रह रहे हैं। फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय में भी विषमता बढ़ती जा रही है। अब घुरिये का यह मानना है कि ग्रामीण समुदाय में भी नगरों की तरह ही विषमता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। विकास की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों ने ग्रामीण समुदाय की परंपरा के प्रति निष्ठा को कम कर दिया है। अब विकास की प्रक्रियाएं जो चली हैं, उन विकास की प्रक्रियाओं की वजह से जो है अब परंपरागत प्रकृति जो है वो गांव में भी समाप्त होने लगी है या कम होने लगी है। गांव के विकास को लेकर सरकारों ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को भी लागू कर रखा है, जिससे परंपरागत विचारों में अब जो है वो कमी आने लगी है। धार्मिक कर्मकांडों या अनुष्ठानों के प्रभाव में भी कमी आई है। अब जिस प्रकार के धार्मिक कर्मकांड या अनुष्ठान पहले होते थे गांव में, अब उस तरह का प्रभाव गांव में भी दिखाई नहीं देता। ग्रामीण समुदायों में भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बढ़ने लगी है। अब ग्रामीण समुदाय भी आधुनिकता की ओर अग्रसर होने लगा है। आइए आगे देखें। प्रोफेसर घुरिये ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय का अध्ययन एक दूसरे से पूर्णतः पृथक दो विभिन्न समुदाय के रूप में न करके एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में करना आवश्यक है। अब ये अपने अध्ययन के आधार पर प्रोफेसर घुरिये ये निष्कर्ष देते हैं कि भाई जो ग्रामीण समुदाय है और जो नगरीय समुदाय है, उनका अध्ययन उन्हें एक दूसरे से अलग करके या एक दूसरे से पृथक करके जो है नहीं किया जा सकता। इनका अध्ययन जो है वो जो है एक सामाजिक और सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में जो है करना आवश्यक है। आपने यह भी निष्कर्ष दिया है कि ब्रिटिश काल में भारत की ग्रामीण संरचना में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, यद्यपि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण समुदाय निरंतर नगरीय प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगे हैं। एक और निष्कर्ष दिया इन्होंने कि भाई ग्रामीण ब्रिटिश काल में जब हम गुलाम थे तो उस समय जो है भारत के ग्रामीण संरचना में कोई मौलिक परिवर्तन या विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन जब से स्वतंत्रता मिली है तब से जो है ग्रामीण समुदाय निरंतर जो है नगरीय प्रकृति की ओर जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, नगरीय विशेषताओं से लैस होते चले जा रहे हैं। तो ये रहा आज का वीडियो आपका। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को पसंद करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।